स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को साथी का अध्ययन करा रहा हूं। तो बच्चों, हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम लोग सतत आवर्ती बंटन के बारे में अध्ययन किया था। या अखंडित आवर्ती बंटन के अखंडित आवर्तियों के बारे में अध्ययन किया था। क्या अखंडित आवर्तियां या अखंडित जो मूल्य होते हैं, अखंडित जो श्रेणी होती है, किस प्रकार की होती है। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा, इसी अखंडित श्रेणी जो चर के जो भागों के अंदर बताए गए थे, अखंडित श्रेणी के अंदर जो आवर्तियां होती है, आवर्तियां किस प्रकार से बटी हुई होती है, इनका आवंटन किस प्रकार से होते हैं, हम ये पहचानेंगे कैसे कि जो वर्ग दिए हुए हैं, जो क्लास दी हुई वो हमारी अखंडित श्रेणी में है या खंडित श्रेणी में, या खंडित बंटन है या अखंडित बंटन। उसी पहचान के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से पहचाना जाए, किस प्रकार समझा जाए, किस प्रकार का रूप दिया हुआ हो तो हम क्या समझेंगे। ठीक है बच्चों, अध्याय हमारा 7वां अध्याय चल रहा है। हेडिंग डाल लीजिए फिर चरों के प्रकारों में अखंडित अखंडित आवर्ती बंटन की रचना। अखंडित या सतत, अखंडित या सतत आवर्ती बंटन की रचना। अध्याय वही 7वां अध्याय चल रहा है बच्चों। आवर्ती बंटन की रचना विधि जो होती है, किस प्रकार से होगी इसकी रचना। पूर्व वाले क्लास में हमने इसके उदाहरण, छोटा सा एक उदाहरण दिया था, उदाहरण के माध्यम से समझा था किस प्रकार से वर्ग बटे हुए होते हैं। तो बच्चों, इस बिंदु के बारे में जानने से पहले आप सभी को बता दो, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, अभी आपका सहयोग हमारी सहायता, हमारा सहयोग आपकी सहायता। तो पुनः हमारे बिंदु पर आते हैं। अखंडित या सतत आवर्ती बंटन की रचना जो की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, अर्थात कहने का तात्पर्य किस प्रकार से समझेंगे कि यह जो वर्ग दिया हुआ है, जो ये क्लास दी हुई है हमारे पास, सतत आवर्ती बंटन या अखंडित आवर्ती बंटन में दी गई है, उसी की पहचान के बारे में अध्ययन किया जाएगा। पहले सामान्य तथ्य लिख लीजिए, सामान्य बातें जो इस आवर्ती बंटन के लिए बताई गई है कि आवर्ती बंटन के लिए किस प्रकार तथ्य समझे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सभी विद्यार्थी डाल लेना अखंडित सतत आवर्ती बंटन की रचना। तो देखिए इसमें मेरे साथ साथ कि यह वर्गांतरों के अनुसार, लिखिए यह वर्गांतरों के अनुसार, यह वर्गांतरों, जो वर्गांतर दिए हुए वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण पर, क्लासिफिकेशन कहने का तात्पर्य वर्गीकरण पर आधारित है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसी रचना के लिए, इसकी रचना जो की जाती है, इसकी रचना के लिए, इसकी रचना के लिए सतत चरों या अखंडित चरों की आवश्यकता, अखंडित चरों की आवश्यकता होती है। यानी इन चरों के द्वारा ही हम उसके वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें सर्वप्रथम इन चरों को सर्वप्रथम आरोही व अवरोही क्रम में, सर्वप्रथम आरोही यानी बढ़ते क्रम में, या अवरोही यानी घटते क्रम में, अवरोही क्रम में लिखा जाता है। यानी जो हमारे पास चर के मूल्य दिए हुए हैं, उन चर के मूल्यों को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। फिर उचित वर्ग के अनुसार तत्पश्चात
तत्पश्चात उचित वर्ग के अनुसार या वर्गानुसार, उचित वर्ग सीमाओं के आधार पर, उचित वर्ग सीमाओं के आधार पर, जो सीमाओं को निर्धारण किया गया है, तत्पश्चात उचित वर्ग सीमाओं के आधार पर वर्गांतरों में बांटा जाएगा, वर्गांतरों में बांटा जाएगा, उन्हें वर्गांतर में उनको विभाजित किया जाएगा। तत्पश्चात मिलान रेखाओं द्वारा, मिलान चिन्ह जिनका निर्धारण किया जाता है, तो मिलान रेखाओं के द्वारा, यदि वो रेखाएं मिलती हुई हो, कम आवर्त दे गई तो मिलान रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं, तो उनको मिलान रेखाओं के द्वारा प्रत्येक वर्गांतर में जो वर्गांतर बने हुए होंगे, तो प्रत्येक वर्गांतर में आने वाली मदों या आवर्तियों को उसके सामने लिखा जाएगा, यानी उन मदों व आवर्तियों को उसके सामने लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा वो यह बता दिया है, आप लिख दिया। इस प्रकार से बनी हुई आवर्ती कह दो, वर्गांतर कह दो, वर्ग सीमाएं कह दो या श्रेणी कह दो, इस प्रकार से बनी हुई श्रेणी को आवर्त सामने लिखा जाएगा। इस प्रकार से बनी गई श्रेणी को अखंडित आवर्ती बंटन कहते हैं। इस प्रकार से वो अपने अपने वर्गांतरों में वर्गों के अंतर बटी हुई होगी, तो इस प्रकार की बनी हुई श्रेणी क्या कहा जाएगा, तो अखंडित श्रेणी आवर्ती बंटन या सतत आवर्ती बंटन कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी कि अखंडित सतत आवर्ती बंटन किसे कहा जाएगा। अब सामान्य तौर पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वह वर्गांतरों के अनुसार दो रूपों में किया जाता है। कितने में किया जाता है बच्चों, दो रूपों में किया जाता है। वो दो रूप कौन से उसको समझिए, लिखिए यहाँ पर कि वर्गांतरों के अनुसार वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। यानी जो वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से होता है बच्चों, दो प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर 1, नंबर 2। प्रथम रूप बताया गया है बच्चों अपवर्जी रूप। कौन सा है बच्चों, पहले नाम अपवर्जी रूप, और दूसरा प्रकार बताया गया है समावेशी रूप।
दूसरा कौन सा बच्चों? समावेशी रूप। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जब तक आप इन रूपों को नहीं बचा सकते तब तक आप सही प्रकार के बंटन का मापन या समंकों का मापन नहीं कर सकते हो। इसलिए वर्गांतरों के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है दो भागों में, आपको इन दोनों भागों को समझना परम आवश्यक है। तो आइए हम बिंदुवत प्रत्येक बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं, किस बिंदु में क्या बताया गया है। तो अध्ययन करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे अध्ययन करते हैं अकबर जी, जो वर्गांतरों के अनुसार जो वर्गीकरण किए गए हैं, वर्ण किस रूप में किया गया, उसी के रूपों में बारे में अध्ययन किया जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने इसका? ये दो टाइप्स हो गए इसके। चलिए आगे अध्ययन करते हैं इसके रूपों के बारे में। हेडिंग वही डाल लेना, हमारी हेडिंग वही रहेगी हमारी, वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण के रूप। दो रूप बताए, दोनों रूप में किस प्रकार से समझाया गया। वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण के रूप बताए गए हैं। यहां लिख देता हूं मैं, वर्गीकरण के रूप। वो दो रूप बताए गए हैं, जब भी आपको मैंने बताया था, अपवर्जी रूप और दूसरा हमारा बताया गया समावेशी रूप। समावेशी रूप, ये दो प्रकार के रूप बताए गए हैं। दोनों रूपों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं हम। नंबर 1 डाल देना सभी विद्यार्थी, अपवर्जी रूप। कौन सा है पहला बच्चों? अपवर्जी रूप। तो यानी कहने का तात्पर्य है खंडित आवर्ती बंटन के अंतर्गत किस प्रकार से अपवर्जी रूपों में लिखा जाएगा, उन समंकों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। तो पहले सामान्य परिभाषा डेफिनेशन जान लेते हैं कि अपवर्जी रूप में किस प्रकार से आवर्ती बंटन होता है, उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तत्पश्चात उसके आगे वाले मामले की ओर बढ़ा जाएगा। तो देखिए मेरे इसके अर्थ के बारे में सामान्यतः है कि जब श्रेणी को अपवर्जी रूप में प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, जब अपवर्जी श्रेणी को अपवर्जी रूप में प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत सही बैठेगा, जब श्रेणी को अपवर्जी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उस रूप में उसे व्यक्त के वचन प्रस्तुत करने का तात्पर्य व्यक्त करना किया जाता है, तो सीमाएं परस्पर क्या होती है बच्चों? व्यापी, यानी फैली हुई होती है। व्यापी फैली हुई होना, तो सीमाएं परस्पर व्यापी होती है, यानी वो सीमाएं फैली हुई होगी, संस्कृत रूप होगा। इसमें प्रथम वर्गांतर की उच्चतम सीमा, उच्चतम या अपर कह सकते हैं हम, उच्चतम या अपर सीमा, प्रथम वर्गांतर की उच्चतम या अपर सीमा दूसरे वर्गांतर की निम्न सीमा बताते हैं बच्चों, लोअर लिमिट दूसरे वर्गांतर की निम्न सीमा होती है। इसमें एक जो वर्गांतर होता है
उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें एक वर्गांतर की उच्च सीमा अगले वर्गांतर में सम्मिलित होती है। यानी इसी की बात का विस्तृत रूप बता रहा है, जो उसने ऊपर बात कही थी कि प्रथम वर्ग की जो सीमा है वह दूसरे वाले वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित होगी। उस वर्ग की निम्न सीमा को उस कोष में सम्मिलित किया जाता है या किया जाएगा, कहने का तात्पर्य। अब इसमें एक शर्त बताई गई है कि अपवर्जी रूप के अंतर्गत जब श्रेणियों जो श्रेणी हमारे अपवर्जी रूप में होगी तो उसमें किस तथ्य के बारे में, किस बिंदु के बारे में खास तौर पर ध्यान दिया गया। तो इसमें लिखिए चूंकि इस श्रेणी कह दो, अपवर्जी रूप कह दो, तो बेस्ट अपवर्जी रूप रहेगा हमारा। इस अपवर्जी रूप में किसी वर्ग की, ये मेन बिंदु हमारा ध्यान रखना, इस श्रेणी में किसी ऐसे अपवर्जी रूप में किसी वर्ग की उच्च सीमा के बराबर, जो हमारी उच्च सीमा होगी, उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाले जो वर्ग होंगे, मूल्य वाले वर्ग या उसकी मद कह सकते हैं, यहाँ पे हम मद बेस्ट रहेगा। मूल्य वाली मद उसी वर्ग की आवर्ती में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, अर्थात उन मूल्यों को आगे वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। ये एक खास तौर पे प्रमुख नोट हो गया तुम्हारे लिए। इस नोट को खास तौर पे ध्यान रखना कि इस रूप का इस श्रेणी के अंतर्गत, इस श्रेणी में जो मूल्य हो, जैसे 0 से 10 दे दिया, अब वह 0 से जब के बारे में एक बात बता रहा है, क्या कह रहा है वो उदाहरण में समझ लो। जैसे माना किसी व्यक्ति का वेतन, उदाहरण के लिए माना किसी व्यक्ति का वेतन पारिश्रमिक 110 रुपए है। तो माना किसी व्यक्ति का पारिश्रमिक 110 रुपए हो तो उसे 100 से 110 वर्ग वाले 100 से 110 वाले वर्ग में वर्ग में 110 रुपए या मतलब वेतन
पारिश्रमिक जो उस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है 110 रुपए को इस वर्ग में सम्मिलित न करके 110 वाले वर्ग में सम्मिलित न करके इसे 110 से 120 वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। ये भी एक नोट हो गया। अगर उदाहरण तौर पे कहने का तात्पर्य है कि हमने माना उदाहरण के बता दिया किसी व्यक्ति का पारिश्रमिक कितना है बच्चों 110 रुपए और वर्ग बना दिया 110 वाले वर्ग बना दिया तो वर्ग में इस 110 रुपए को इस वाले वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जबकि 110 इसमें आ रहा है लेकिन यहाँ पे 110 पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 199 ऐसे कुछ आ रहा है इसलिए इसके अंदर इस वेतन को सम्मिलित न करके जो आगे वाला वर्ग बना हुआ है 110 से 120 वाला वर्ग बना है उस वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ यही बात बताई जा रही है अपवर्ज्य रूप कौन सा होगा अपवर्ज्य रूप कहलाएगा हमारा यानी इस मूल्य को इसी वर्ग में सम्मिलित L2 में सम्मिलित न करके आगे वाले वर्ग के L में सम्मिलित किया या होता हुआ माना जाएगा। ये खास तौर पे बात ध्यान रखना कि जब आगे क्वेश्चन आएगी कि श्रेणी को अपवर्ज्य समावेश में परिवर्तित कीजिए समावेश अपवर्ज्य परिवर्तित कीजिए तो उसमें आपको इन दोनों नियमों का ध्यान होना परम आवश्यक। एक उदाहरण बता देता हूँ कि अपवर्ज्य जो रूप दिया होगा वो किस प्रकार से होगा उसे कहने का तात्पर्य क्या होगा तो उसको जानने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना आगे अध्ययन करते हैं इसके उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया जाता है। ले लिया स्क्रीन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी बात। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं अपवर्ज्य रूप को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है फिर आपको आगे और बताऊंगा इसके अंतर्गत अपवर्ज्य रूप और कौन से रूप हो सकते हैं क्या बताया गया है वैसे उदाहरण के तौर पे कहा जा रहा है ये वाला तथ्य जो बता रहा हूं आपको जैसे लिख लेना जैसे तो अपवर्जी रूप को अपवर्जी श्रेणी को दो रूपों में समझा जा सकता है। इसके दो रूप बता दीजिए दो रूप में किस प्रकार से समझा जाता है। प्रथम रूप यानी फर्स्ट मेथड और यहां ले देते हैं हम सेकंड मेथड। ये दो ग्रुप बना दिए हमने फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। प्रथम मेथड में क्या सम्मिलित किया गया है नंबर 1 प्रथम वाले वर्ग में मैंने मान लो ऐसा लिखा हुआ आ गया सो परंतु 110 से कम। यहां तो कोई दिक्कत आगे कह रहा है वो दूसरे रूप में 110 परंतु 120 से कम। थर्ड रूप बता दिया 120 परंतु 130 से कम। नंबर 4 बता दिया 130 परंतु 140 से कम। और पांचवा बिंदु हो गया 140 परंतु 150 से कम। अंतिम छठा बिंदु बता दिया 150 परंतु 160
से कम। कहने का तात्पर्य है जो ये 110, 120, 130, 140, 150, 160 जो मापन दिया गया है इसे कम से कहा गया है, इससे कम, यानी 140 से जो कम संख्या होगी वो इस वाले वर्ग में सम्मिलित की जाएगी, और 140 से अधिक है, 140 ही है, उसे आगे वाले वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। अब इसका जो दूसरा रूप बताया गया है, दूसरा रूप क्या है वो भी समझ लो। दूसरे रूप में क्या कहते हैं, दूसरे रूप में कह देगा 100। प्रथम स्टेप ऐसे कैसे, 100 से 109.99 तक प्रथम रूप हो गया। दूसरा 110 परंतु है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 110 हो जाएगा पूरा ऐसे कैसे, 110 से 119.99 तक। अगला 120 से 129.99 तक। 130 से 129.9 हो गया, 19 हो गया, 129, 9 120 पे क्या होगा, 120 में 129 हो जाएगा, 130 पे 139.99 तक। ये हो जाता है 140 से 154 तक। 154 से 160 तक। इस प्रकार से जो क्लास बनी हुई होगी वो भी अपवर्ज्य रूप माना जाएगा, और इस प्रकार से बने वो भी अपवर्ज्य रूप माना जाएगा। बस अंतर यहाँ इतना सा है जो समझा रखा है, 110 से कम बोलने का मतलब कितना है बच्चों, 109.99 तक है। 120 से कम बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि 119.99 तक है। 130 से कम होने वाला क्या हुआ कि 129.99 तक। जो भी संख्या होगी वो इसी वाले वर्ग में, और 129 के बाद जो जितनी बड़ी होगी उस वाले अंक उस वाले नंबर को आगे वाले वर्ग में अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। यही बात मैंने पीछे पूर्व में लिखी थी कि इसका मतलब क्या होता है, मैंने इसलिए कहा था खास तौर पे समझ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। समझ में आया। यहाँ पे अपवर्ज्य रूप के और एक रूप बताए गए हैं, और भी अलग अलग तथ्यों के अंतर्गत व्यक्त किया गया है, समझाया गया है। नहीं समझने से लिए अभी समझेंगे हम ट्रैफिक का टाइम हो जाएगा, वीडियो का भी हो जाएगा लेंथी, 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा। इसलिए उस बिंदु को पढ़े हम आगे आने वाले क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, और स्क्रीनशॉट लगाना इसका, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं आगे हमारी क्लास में, ठीक है बच्चों।